यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक उथल-पुथल थी। भारत छोटे-छोटे राज्यों में बँट चुका था। न केवल आंतरिक अराजकता ही थी, अपितु बाह्य आक्रमण भी प्रारंभ हो चुके थे। इस दौरान जिन महान शक्तियों का उदय हुआ, उसमें से अधिकतर राजपूत की श्रेणी में आते हैं। कुछ इतिहासकारों ने 7वीं से 12वीं सदी के काल को राजपूत काल तक की संज्ञा दे दी। राजपूत बड़े वीर एवं स्वाभिमानी होते थे और साहसी, त्याग, देशभक्त आदि के गुण उनमें कूट-कूट कर भरे हुए थे। इस राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इन्हें भारत में रहने वाली एक जाति मानते हैं, तो कुछ अन्य इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं, जो भारत में आकर बस गए और कालांतर में जिन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर उच्च सामाजिक स्तर को प्राप्त कर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त किया। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए मानते हैं, किंतु राजपूतों की उत्पत्ति के प्रश्न को देश-विदेशी श्रेणी में निबद्ध न कर एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक तर्कसंगत लगता है। प्रमुख राजवंश। प्राचीन ग्रंथ कुमार पाल चरित्र एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 कुलों की सूची मिलती है। राजतरंगिणी में भी 36 राजपूत कुलों का लेख है, परंतु दोनों सूचियों में भिन्नता है। प्रमुख राजपूत व राजवंशों का विवरण निम्नलिखित है। गुर्जर प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख से गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, किंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया था और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज 775 ईस्वी से 800 ईस्वी हुआ। इसमें कन्नौज के आयुध वंश के राजा इंद्रायुध को हराया तथा उसे अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में वत्सराजा ने गौड़ों धर्मपाल के विरुद्ध भी सफलता पाई, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित हुआ। वत्सराज के पश्चात उनका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गुर्जर प्रतिहारों का राजा हुआ। नागभट्ट ने आयुध शासक को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वारा आंध्र, सिंधु, विदर्भ तथा कालिंग का विजेता बताया गया। मिहिर इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे आदिवराह कहा गया। भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम महीपाल प्रमुख शासक हुए। पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार के समान बंगाल में गोपाल ने एक ऐसी राजशक्ति का जन्म दिया जिसने वहां दशकों से चली आ रही अराजकता को समाप्त किया। गोपाल के पश्चात उनका पुत्र
और उत्तराधिकारी धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का राजा हुआ। शीघ्र ही धर्मपाल अपने पराक्रम से उत्तर भारत का स्वामी बन गया। धर्मपाल के मृत्यु के बाद उनका सुयोग्य पुत्र देवपाल पालवंशी गद्दी पर बैठा। देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उसने प्रतिहार शासक रामभद्र को पराजित कर उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व कायम किया। देवपाल का शासनकाल पाल शक्ति के चरमोत्कर्ष को प्रकट करता है। इसके बाद पाल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हुई। देवपाल का उत्तराधिकारी अवनतिपाल हुआ, जिसने अल्पकालीन शासन के बाद अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर सन्यासी ग्रहण कर लिया। नारायण पाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य बंगाल के एक भाग में संकुचित हो गया। राजपाल गोपाल द्वितीय तथा विग्रहपाल द्वितीय तक पाल साम्राज्य लगभग समाप्त प्राय होने वाला था कि इस वंश पर महीपाल प्रथम जैसा एक शक्तिशाली शासक आसीन हुआ। महीपाल पुनः अपनी वंश की विलुप्त हुई प्रतिष्ठा स्थापित करने में जुटा। उसने शीघ्र ही बंगाल के विद्रोहों का दमन कर संपूर्ण उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल को जीत लिया। महीपाल के बाद जयपाल, विग्रहपाल तृतीय आदि शासकों ने नाम उल्लेखित में मिलते हैं, जो अयोग्य तथा निर्बल थे। 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल का पाल राज्य सेन वंश के अधिकार में चला गया। चाहमान वंश। इस वंश का उदय शाकंभरी सांभर अजमेर के आसपास का क्षेत्र में हुआ। चाहमान के प्रारंभिक राजाओं में वसुदेव और गुवक के नाम उल्लेखनीय हैं। चाहमानों की शक्ति का विशेष विकास अर्डेराज के पुत्र चतुर्थ विग्रहराज विसलेदेव 1153 से 1164 के समय हुआ। उसने सबसे बड़ा कार्य मध्य देश से मुसलमान आक्रमणकारियों को समाप्त करके किया। चाहमान वंश का प्रसिद्ध एवं अंतिम शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय 1179 से 1193 ईस्वी था। इसके राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य की रचना की। परमाम्रों तथा गढ़ालों के साथ पृथ्वीराज का शत्रुतापूर्ण संबंध था। 1193 में तराई के तूती युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो गया। अजमेर व दिल्ली दोनों ही तुर्कों के हाथ लगे। इस प्रकार चाहमान सत्ता का अंत हुआ। चंदेल वंश। जहां आजकल बुंदेलखंड है, वहीं पर चंदेलों की राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। खजुराहो उसकी राजधानी थी। इस वंश का सर्वप्रथम राजा नुनुक्क था। इस वंश का सर्वप्रथम राजा नन्नुक हुआ। उसके पौत्र जय सिंह अथवा जेजा के नाम का यह प्रदेश जेजा भुक्ति कहलाया। यशोवर्मन का पुत्र धंग 950 ईस्वी से 1000 ईस्वी बड़ा प्रतापी एवं विजयी सिद्ध हुआ। प्रतिहारों से पूर्व स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय उसी को दिया जाता है। धंग के बाद उसका पुत्र गंड राजा हुआ। उसने भी 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी का
सामना करने के लिए बनाए हुए संघ में भाग लिया। विद्याधर ने भोज, परमार और कल्लचुरी गांगे की सहायता से तुर्कों को मध्य देश से निकालने का प्रयास किया। विद्याधर के उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा ने कुलचूरियों को पराजित कर अपनी शक्ति सुदृढ़ की। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा परमार्दी अथवा परमल थे। इसके समय में अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ने आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालांजर पर आक्रमण किया। तब परमार्दी ने उसका घोर विरोध किया, किंतु अंत में उसे हार खानी पड़ी। इस प्रकार चंदेल राजवंश का अंत हुआ। परमार वंश 10वीं सदी के प्रारंभ में जब प्रतिहार का आधिपत्य मालवा में नष्ट हो गया, तब वहां परमार शक्ति का उदय हुआ। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिमान राजा सियक अथवा श्रीहर्ष था। परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाकपति मुंजू 1900 वाकपति मुंजू 972 से 994 ईस्वी के समय में प्रारंभ हुआ। उसने त्रिपुरी, लाट, गुजरात, कर्नाटक, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में हराया। भोज 1055 इस वंश का सबसे लोकप्रिय राजा हुआ। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक भारतीय राजाओं, विशेषकर चेदी के इंद्रनाथ, गुजरात के प्रथम जोग्गल और भीम, लाट और कर्नाट के राजाओं, गुर्जरों एवं तुरुस्कों से युद्ध किया। भोज के बाद परमारों की शक्ति क्षीण होती गई और कालांतर के तुर्कों के सैलाब में